तो आज हम हिंदी के जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो है क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो पहले देख लेते हैं। आपको पूरा 100 नंबर का बनाना है जो जिसमें समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। कितना? 3 घंटा 15 मिनट 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को बनाना है। कितना? 100 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 50 को का आंसर देना है। तो 50 नंबर ये हो गया ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 20 नंबर गद्यांश रहेगा। गद्यांश जो उसमें दिया रहेगा स्टेटमेंट, उसमें से ढूंढ के आंसर लिखना है। तो 50 20 70 नंबर हो गया। उसके बाद जो है 10 नंबर का एक लेख रहेगा, वो लेख भी रहेगा 10 नंबर का। तो हो गया कितना? 80 नंबर। उसके बाद 5 नंबर के एक आवेदन रहेगा, या मित्र पर हो या स्कूल पे फी माफ़ करने के संबंध में, इसी टाइप से एक आवेदन रहेगा। उसके बाद 5 नंबर भावार्थ स्पष्ट करने के लिए बोलेगा। कोई कविता का लाइन दे दिया रहेगा और उसका अर्थ लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, टोटल हो गया 90। और 10 नंबर का जो 8 वाला हिंदी है 8वीं का, उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबरी पूछा जाएगा। तो टोटल 100 नंबर का रहेगा। समय कितना रहेगा? तो समय रहेगा तुमको 3 घंटा 15 मिनट। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो कितना रहेगा? तो 106 क्वेश्चन रहेगा। कितना नंबर? 100 नंबर का बनाना है। समझ गया ना? उसमें तू लोग को अपने शब्दों में उत्तर देना है। देख रहे हो ना, खंड खंड 6 नंबर स्टेटमेंट में देख रहे हो ना, 100 क्वेश्चन में मात्र 50 गो की आंसर देना है। ठीक है, तो हिंदी का ये हो गया। तो आज हम ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव हिंदी में जो है स्पेशल हिंदी के लिए उसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। अब तू लोग अच्छा से पढ़ो, मेहनत करो। आप तो समझिए नहीं, आप जितना पढ़ेगा उतना तुम्हें रिजल्ट आएगा। लेकिन सब सिस्टम वाइज करो, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है तो वो सब गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लोग आप अच्छा से मेहनत करो आगे। तब अब हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साथ में दोनों। ठीक है, देखो आप पहला लेसन आ गया है। पहला लेसन क्या है? तू जिंदा है। ठीक है, पहला लेसन क्या है? तू जिंदा है तो कविता का भावार्थ लिखे। देख रहे हो ना, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? तू जिंदा है तो कविता का भावार्थ लिखे। ये कविता में क्या कहा गया है? जो शंकर शैलेंद्र जी है वो इस कविता के लेखक है। इसमें ये एक यथार्थवादी कवि है जिनकी रचनाएं उपदेश में होता है कि कोई भी चीज़ के बारे में बोलना। ठीक है, इस कविता में देशभक्ति के बारे में ज़्यादातर झलकती है। और जो कहता है, जैसे देखो, तू जिंदा है तो कविता शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित है। सही बात है, जो एक यथार्थवादी कवि है। ठीक है, आगे देखो, जिनकी रचनाएं उपदेश पूर्ण होती है, किसी बारे के बारे में बोलना। उनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावना स्पष्ट झलकती है। यह भी उसी प्रकार की कविता है जो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है और अपने जीवन में जो उत्साह है उसके बारे में बताते हैं। इस जीवन राग में अतीत को दुखदायी फलों को भूलकर और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने की प्रेरणा है। अब इस कविता में क्या है? जो हम लोग का पीछे दुख है उसको भूल जाना है और आगे के बारे में सोचना है। तो कवि के अनुसार हमारे जो दुख भरे दिन है, अब जो हमारे दुख है उसका समापन होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जवान फिर से नए उत्साह के साथ मंजिल की ओर बढ़ चले हैं। ठीक है, वे मुसीबतों का सर कुचलते हुए फिर से हमारे देश में बाहर लाएंगे, मतलब बहुत अच्छा दिन लाएंगे। तो इस कविता में मेनली रूप से इसी के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब इससे ऑब्जेक्टिव देखो कैसे कैसे पूछेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव भी हम साथ करेंगे। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तू जिंदा है कविता का रचयिता कौन है? कौन है? शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है कविता का रचयिता शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव इसी टाइप से रहेगा बोर्ड में।
तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर क्या ला सकते हो, मतलब तुम अपने अच्छा काम से पृथ्वी पर क्या ला सकते हो, तो स्वर्ग लाएंगे। स्वर्ग मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, जहाँ किसी भी चीज़ का कमी नहीं हो, उसी को ना स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर क्या ला सकते हो, स्वर्ग। अगला क्वेश्चन 3 देखो। सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है, सुबह और शाम आकाश का रंग कैसा रहता है, तो ये लोग बोलो कैसा रहता, तो लाल रहेगा। सुबह में भी सूरज उगता है और शाम में भी सूरज डूबते का समय होता है, तो क्या हो जाएगा, लाल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, तू जिंदा है तो किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तू जिंदा है किस विद्या की रचना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कविता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कविता। अगला देखो, सुख दुख दोनों को एक समान रहने वाली आकाश को देखकर पृथ्वी क्या हो जाता है, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर क्या हो जाता है, तो आनंदित हो जाते हैं, बहुत खुशी हो जाते हैं। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन। अब दो लेसन का ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें से एक न एक पक्का पूछेगा ही, इसमें कोई कहने वाला बात नहीं है। तो ये तो यादें है ईद वाला, ईद जो है उसी के बारे में ये कहानी दिया गया है। एक बूढ़ी औरत रहता है जिसका एक पोता रहता है जिसका नाम रहता है हामिद। अब उसी के बारे में ये पूरी कहानी दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। अब अमीना इतना गरीब एवं असहाय विधवा औरत थे जिसके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। ऐसी स्थिति में ईद के दिन अपने पोते की खुशियों मनाने के लिए पैसे कहाँ से देती। इसी बात को लेकर अमीना ईद के दिन बहुत उदास थी। अब उसके पास इतना रुपया नहीं था कि वो ईद के दिन पोता को दे सके। तो ये याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता। अमीना यह सोच रही थी कि यह छोटा सा बालक नंगे पांव 3 कोस पैदल कैसे जाएंगे। अब उसके गांव से जो मेला है वो 3 कोस पैदल जा रहा है, कौन सोच रहा है, अमीना। तो जूते, उसके पैर में जो जूते भी नहीं है, इसी सोच में वो डूबी थी कि हामिद जाकर दादी से कहता, भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना अम्मा नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल नहीं डरना। अब इसी के बारे में तो ये यादें रहेंगे। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, भीतर जाकर बोलता है कि तुम डरना नहीं, हम सबसे पहले आऊँगा। समझ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे क्यों चयन करता है, मतलब वो चिमटा ही क्यों पसंद करता है। तो देखो हामिद के अनुसार मिठाई तथा खिलौना तो कुछ ही समय का मेहमान है। देखो एक छोटा सा बच्चा, आप कैसे सोच रहे हैं एक बड़े की तरह, इसे खरीदने पर व्यर्थ में ही पैसा खराब होते हैं। यदि मैं दादी के लिए चिमटा खरीद लूँ तो रोटी पकाते समय उनकी हाथ नहीं जलेगी, फिर वो कितनी खुश हो जाएगी और खुश होकर हमें हजारों दुआएं देगी। यही सोचकर हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटे का चयन करते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा देखो कितना बड़े सोच रहे हैं। अब उसका जो दादी है अमीना, वो जब जब खाना पकाते हैं उसी समय उसका हाथ जलता है, तो ये सोचता है कि हाँ दादी को हाथ कैसे नहीं जले, तो इसके लिए हम चिमटा खरीद लें। ठीक है, और ऊपर से सोच भी रहा है कि खिलौना खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ ही दिन का मेहमान, खेलेंगे टूट फूट जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए। अब देखो चिमटा के बारे में ये सोच रहा है, क्या क्या सोचा, सो देखो मेला जाने के बाद वह भी मिठाई तथा खिलौना से ललचा जाता है। अब जब भी मेला जाएगा बच्चा है ना, तो ललचाएगा, ऑटोमेटिक है। लेकिन वह सोचने लगता है कि ये सब व्यर्थ में खरीदने से पैसा खराब होता है। इससे अच्छा तो दादी के लिए चिमटा खरीद लो जिसे रोटी पकाते समय उनकी हाथ नहीं जलेगी। इसी तरह के विचार हामिद के मन में घूम रहा था। देख रहे हो ना, अब चिमटा खरीदने से पहले सोचा, पहले तो ललचा जाता है खरीदे कि नहीं खरीदे, लेकिन बाद में फिर ये दादी पर ध्यान आता है
तो फिर चिमटा अपना खरीद लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। ठीक है, अब हामिद के अनुसार चिमटा का उपयोग कई कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, इसका उपयोग मंजीरे के रूप में भी किया जा सकता है। मेरा चिमटा एक बहादुर शेर की तरह है, जिस खिलौना पर जमा दो उसकी तो जान निकल जाती है। देख रहे हो ना, एक बच्चा का सोच। कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, इसका उपयोग मंजीरे के रूप में भी किया जा सकता है। ये एक बहादुर शेर की तरह, जिस खिलौना पर एक बार पड़ गया तो उसका जान निकल जाएगा। क्या सही बात है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी विशेषता बताएं। अब ईदगाह कहानी आपको कैसे लगता है, अपने शब्द में देना है। ठीक है, ईदगाह कहानी बहुत ही उपदेशपूर्ण एवं मार्मिक कहानी है, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस तरह अभावग्रस्त जीवन में बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है, वही बात है इस कहानी में दिखाया गया। दादी के लिए किस तरह हामिद चिमटा खरीद लेता है और वो घटना भी दिल को छू जाता है। अब देखो, हामिद एक छोटा सा बालक है, लेकिन सोचता क्या, एक वयस्क मीन्स बड़ा आदमी की तरह। ठीक है, तो ये कहानी कैसी लगी, तो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जा गया। अब कोई बच्चा है, वो गया मेला, कोई ऐसा काम कर ले कि सब अचक हो जाए, तो जरूरी है कुछ न कुछ सोचेगा जरूर। तो देखो, अमीना हामिद के हाथ में चिमटा देखते ही चौंक जाती है और छाती पीटते हुए सोचने लगती है, कैसा बेसमझ लड़का है, उन पैसों से वो कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन चिमटा खरीद लिया। देख रहे हो ना, इसी के चक्कर में वो छाती पीटने लगता है। तो आप देखो इसका ऑब्जेक्टिव, इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएंगे, तो वो देखो, बोला रमजान में कितने रोजे के बाद ईद आती है, तो 30 दिन के बाद लास्ट दिन ईद आता है। उस दिन सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदा, तो सिपाही। महमूद कौन सा खिलौना खरीदा, सिपाही। अगला देखो, हामिद के दादी का नाम क्या था, तो अमीना। हामिद के दादी का नाम क्या था, अमीना। हामिद कितने पैसे से चिमटा खरीदा, तो 3 पैसे से। ठीक है, कितना पैसा से, 3 पैसा से। हामिद कितने पैसे से चिमटा खरीदा, तो 3 पैसे से। अगला देखो, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, क्वेश्चन नंबर 5। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो 15 पैसे थे। हामिद के पास 3 पैसे थे। ठीक है, खंजरी किसने ली, खंजरी किसने खरीदा, तो सम्मी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या लिखा, अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी, रो रही थी, हंस रही थी, सो रही थी, तो रो रही थी कि हामिद कैसे गया होगा, नहीं गया, उसी को भर दिन सोचते में वो दिन गुजार दिया। चलो अब अगला लेसन का सब्जेक्टिव देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव देखो, मेले में हामिद क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा। क्या खरीदा, चिमटा। ऑप्शन नंबर बी। मेले में हामिद क्या खरीदा, चिमटा। चुनौती बच्चों को क्या बना देती है, निकम्मा, परिपक्व, आलसी, क्रोधी। क्या बना जाएगा, परिपक्व। निकम्मा तो नहीं बनाएगा, निकम्मा मतलब बहुत खराब। परिपक्व मीन्स बहुत अच्छा, उसको बढ़िया की तरह समझ जाएगा। किसी का आगे मुसीबत आ जाए तो मुसीबत से तो आगे न बढ़ेगा, कि मुसीबत से पीछे चला जाएगा। तो ये बच्चा जो है परिपक्व बना देती है चुनौती बच्चे को। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है, तो गम का। मुहर्रम में क्या हुआ था, मुहर्रम में मारपीट हुआ था। ठीक है, तो गम का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रेमचंद। अब ये बहुत बढ़िया कथा लिखता है ना, तो इसलिए इसको सम्राट लगा दिया गया है। सम्राट में सबसे ऊपर, ऐसे सोचो।
तो कथा सम्राट के रूप में प्रेमचंद को जाना जाता है। अगला देखो, प्रेमचंद द्वारा रचित क्या है, इनमें से कौन सा कहानी लिखा है? तो प्रेमचंद ईदगाह का लेखक है। ईदगाह का लेखक प्रेमचंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? तो वयस्क की तरह सोचने के लिए। अब देखो, अभावग्रस्त मतलब जिसके जीवन में बहुत संकट है, तो वो बड़े की तरह ही नहीं सोचेगा। बड़े मतलब यहाँ वयस्क, हिंदी में वयस्क मीन्स होता है बड़े आदमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, खिलौने किस चीज़ के बने हैं? किस चीज़ के? मिट्टी के बने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ईदगाह कहानी आधारित है किस पे? ईदगाह कहानी किस पे आधारित है? तो बाल मनोविज्ञानी पर, बच्चों को दिमाग। अब देखो, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ठीक है। अब अगला लेसन पर चलते हैं। तीसरा लेसन क्या है, करमवीर। करमवीर का पहचान क्या है? पहला क्वेश्चन, करमवीर मतलब क्या? जो कर्म अपना मतलब दैनिक जीवन में जो बहुत अच्छे काम करते हैं उसी को करमवीर कहेंगे, हिंदी में ये होता है। तो इसका पहचान क्या है? देखो, जिन्हें कर्म के प्रति निष्ठा हो, मतलब अपने काम के प्रति बहुत आदर हो, अच्छा से काम करें, तथा जो मार्ग में आने वाली बाधाओं को लड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। अब किसी के आगे सामने ज़िंदगी जी रहा है, मुसीबत इतना बड़ा हो जाए कि उस मुसीबत के कारण वो पीछे ही चले जाए, तो कर्मवीर नहीं, उसको लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगला देखो, वे कर्मवीर कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के बल पर सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। समझ गया ना? जो अपने बल के या अपने आगे की तरह सोचते ही निकल जाए। समझ गया? कर्मवीर किसको कहेंगे? अपना भाषा में अगर बोलना चाहोगे तो जो अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखता हो, अपने काम अच्छा से करता हो, किसी भी मुसीबत से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इसी को कर्मवीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तुम अपने को कर्मवीर मतलब अच्छा आदमी कैसे साबित कर सकते हो? तो अपने को क्या करना चाहिए, हम भी अपनी मेहनत, लगन, प्रतिभा एवं कर्म के प्रति निष्ठा के बल पर अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। अब हम लोग मेहनत, अपने प्रतिभा, अपने कर्म के आधार पर कर्मवीर को साबित कर सकते हैं। ठीक है। हम भी अपने मार्ग में आने वाले बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे, किसी भी कीमत पर अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे, तभी जाकर हम कर्मवीर कहलाएंगे। अब हम लोग को भी अच्छा से मेहनत करना चाहिए, अच्छा से अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, आने वाले प्रॉब्लम को अच्छा से सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग भी कर्मवीर बन सकते हैं। अगला बोले, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? आप अपने देश के विकास के लिए क्या क्या करोगे? तो हम अपने देश के विकास में हर संभव योगदान देंगे। इसके लिए देश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे, किसानों को भी प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे, देश के नागरिकों। तो अब इसमें क्या है, अपने देश की उन्नति के लिए क्या क्या कर सकते और क्या करेंगे, आपसी एकता और देश प्रेम की भावना भरने के प्रयास करेंगे, जिससे कि सभी नागरिक देश के आर्थिक विकास में अपना अपना योगदान दे सकें। अब हम लोग क्या करेंगे अपने देश के विकास में, तो सभी को अपना सबसे पहले मेहनत करेंगे। जब अपने सक्सेस हो जाओगे तो अब ऑटोमेटिक चेंज आना शुरू होगा और स्वरोजगार होगा। ठीक है। अगला देखो, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्ति की जा सकती है कैसे? अब देखो, परिश्रमी का मतलब क्या हुआ, मेहनत। अब जो हम लोग को लक्ष्य में है मन में, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मेहनत के बल पर। देखो, संसार में कोई भी ऐसा मंजिल नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त नहीं कर सका है। अब दुनिया में ऐसा कोई काम है जो आदमी नहीं कर सकता है, बशर्ते उसको मेहनत होना चाहिए, लगन होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए, तकनीक, ये सब मेन कारण है। इसके बल पर वो अपना मेहनत पूरा कर सकता है, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देखो, संसार में कोई भी ऐसा मंजिल नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य अपनी मेहनत, लगन, प्रतिभा एवं तकनीक के बल पर हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, सभी ने इस मार्ग को अपनाकर अपने लक्ष्य को पाया है। अब जितना जो बढ़िया देख रहे, जो उसको बोलते हो बहुत बढ़िया आदमी है,
तो अपने मेहनत के बल पर पहले लक्ष्य प्राप्त किया, उसके बाद ही ना हम लोग जानते हैं। अगर वो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं रहता तो हम लोग उसका नाम लेते हैं या उसके बारे में पढ़ते नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले अपने चेंज रहो, चेंज हो जाओ, अच्छा से मेहनत करो, ऑटोमेटिक सामने वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन क्या है, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलता है, तो कर्मवीर, अच्छा आदमी, हर एक जगह ये मिलेंगे, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जो गड़बड़ भी है। अगला देखो, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को क्या मिलती है, सफलता। क्या मिलेगा, सफलता। जो अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिक है उसको एक दिन न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। सफलता का मतलब लक्ष्य, जो काम करेंगे वो सोचेंगे वही काम। ठीक है, अगला देखो, कर्मवीर किस पाठ की विद्या है, तो कविता है। कर्मवीर क्या है, कविता ना है। कर्मवीर किस पाठ की विद्या है, तो कविता। स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा, तो कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ मतलब जो काम सोचे उस काम को पूरा कर देना, यही क्या होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा। ठीक है, अभी न कि सोच लिए आ घूम रहे हैं, इधर गप कर रहे हैं उधर घूम रहे हैं, तो ये सब नहीं होता। जो काम सोचो उसको अच्छा से करके तभी कुछ अगला काम सोचो, तब हुआ कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, अब देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिओध की कविता है, कौन हो जाएंगे, कर्मवीर। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिओध की कविता, कर्मवीर। अब देखो, हिंदू धर्म में आप अयोध्या तो बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो क्रम करने आप लोग ज़्यादातर कहाँ जाएंगे, अयोध्या। एक ट्रिक है याद करने के लिए, अगर कभी भूल गए तो याद रखना, अयोध्या सब क्रम करने जाते हैं, तो कर्मवीर से क्या हो जाएगा, अयोध्या। ठीक है, अब अगला लेसन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब अगला लेसन में बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत क्या है, एक गृहस्थ आदमी है, लेकिन उसका जो स्थिति है समाज में वो बहुत बढ़िया है, उसके सब आदमी इज्जत अच्छा से करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, वो 60 साल का आदमी है, उसको एगो बेटा है एक पुत्र है, उसका बेटा का देहांत हो जाता है, ये तब भी अपना कबीर दास के भक्ति करते रहते हैं, उसी पे ये पूरा कहानी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है। साधु मतलब बढ़िया आदमी, जिसके पास ज्ञान हो। दो कितना बढ़िया है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, मतलब घर के जो गृहस्थ में जो गांव घर में काम सब होता है ना, उसी तरह उनका भी अपना एक परिवार था। उनकी वेशभूषा साधुओं जैसी नहीं थी, लेकिन आचरण की पवित्रता और शुद्धता किसी साधु से भी कम नहीं था, इसलिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए एक साधु कहलाते हैं। अब देखो, अब कोई आदमी दिखावा के लिए कुछ भी कर ले, रियल में वो है नहीं, तो वो कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अब बाल गोविंद भगत जो है वो दिखावा नहीं करता है, लेकिन अपना ज्ञान से वो साधु है, जिसके कारण वो गृहस्थ होते हुए भी साधु कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अब देखो कितना, अब सब परिवार में रो रहे हैं, ये कुछ और उपदेश दे रहे हैं क्योंकि कबीरदास के भक्त है ना। अब देखो, जिस दिन बाल गोविंद भगत के बेटा मर गया था उस दिन तो वे गाने में मस्त था, अब वो अपना गा रहे हैं। कभी कभी बहू के पास जाकर उन्हें रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनके अनुसार आज आत्मा जो है परमात्मा से मिल गए हैं, इसी के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बाल गोविंद भगत जो है और समझाते हैं क्या, परमात्मा के पास चली गई, एक प्रेमिका अपनी प्रेमी से जा मिली है, इससे बड़ा आनंद की बात क्या हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाने के भगत के व्यक्तित्व किस विशेषता को दर्शाता है। अब जो उसका बेटा मर गए तो उसको
आग जो देंगे वो कौन देंगे, तो वो पुत्र वधू को चुनते हैं, मतलब पुतों को। अब उसको ये किस तरह का भावना दर्शाता है, व्यक्तिगत भावना बोल रहा है। तो बाल गोविंद भगत के अनुसार पति का वास्तविक जीवन साथी उसका पत्नी ही होता है, इसलिए अंतिम विदाई देने का हक पत्नी को ही मिलना चाहिए। इस तरह उन्होंने पुत्र वधू के द्वारा मुखाग्नि दिलवाने का सांसारिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व को परिचय दिया गया। देख रहे हो, बाल गोविंद भगत जो है वो कहते हैं कि पति का वास्तविक जीवन साथी पत्नी ही है, रियलिटी है, हर एक काम में पत्नी ही ने साथ देता है, तो उसका भी एक व्यक्तिगत विशेषता है। ठीक है, अब अगला लेसन इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्या लिखा है, धर्म का मर्म आचरण में अनुष्ठान में नहीं क्यों। अब जो धर्म है उसका मर्म आचरण में अनुष्ठान में नहीं क्यों। अब देखो धर्म का मर्म मतलब यहाँ क्या हुआ कि कोई भी चीज़ अब रीति रिवाज है उसमें गलत भी हो रहा है तो देखा जाए नहीं, उसको अच्छा से जो हम लोग का उचित होना चाहिए वो करना चाहिए। अब बाल गोविंद भगत के अनुसार देखो क्या लिखा है, क्या बोलते हैं, बाल गोविंद भगत के अनुसार गेरुआ वस्त्र पहन लेने और चंदन टीका लगा लेने तथा तरह तरह का अनुष्ठान करने से कोई साधु नहीं बन जाता है। इसके लिए उन्हें आचरण में शुद्धता एवं पवित्रता लानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए धर्म का मर्म आचरण में नहीं अनुष्ठान में नहीं, धर्म का मर्म आचरण में अनुष्ठान में नहीं। अब दिखावा में नहीं है कि अब हम पहन लिए कपड़ा तपड़ा अब हो गए बड़का विद्वान, तो ऐसा नहीं है। कौन बोलता है, बाल गोविंद भगत जी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, कैसी रचना है, रेखा चित्र। ठीक है, किसी के बारे में बोला जाता है रेखा चित्र, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, तो रेखा चित्र याद रखना है। अब देखो बाल गोविंद भगत के पुतोह थी, कैसा था उसका पुतोह, रोगग्रस्त, सुशील, झगड़ालू, तो सुशील था, कुछ बोलता तोलता नहीं, अपना जो बोलते थे वो करते थे। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के पुतोह जो थे कैसा थे, सुशील थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 3 देखो, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। अब किस दिन वो बहुत गीत गाया था, तो लोग बोल दो, बेटे का मृत्यु का दिन, जिस दिन उसका बेटा मर जाता उसी दिन वो गीत गाता है। अगला देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। अब इसका लेखक कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कौन लिखा है, बाल गोविंद भगत के बारे में ये जो रेखा चित्र लिखा गया है किसके द्वारा लिखित है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा। इसका ट्रिक क्या था, तो भगत मिलते हैं बेनीपुर में। ठीक है, ट्रिक से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, बुद्धिमान, सुस्त, मोटा, दुबला, पतला, कैसा था, तो सुस्त था। ठीक है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो एक को लड़का था बाल गोविंद भगत को। ठीक है, अब देखो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या किया, गाने लगे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या गाने लगे थे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भगत की उम्र थी कितना साल, तो 60 वर्ष। कितना था, 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत का उम्र 60 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे, तो कबीरदास के भक्त थे। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसको मानते थे, कबीरदास को। ठीक है, गुरु। अगला क्वेश्चन देखो 10, क्या लिखा है, बेटे के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते थे। अब बेटा मर गया और उसके पुतोह जाकर क्या बोलता है कि उत्सव मनाओ। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने चला गया, एक आत्मा जो अपने परमात्मा से मिलने चले गए, किसको बोल रहे हैं, पुतोह को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कलम का जादूगर किसका उपनाम है, तो यहाँ किसका हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का। कलम का जादूगर का मतलब अच्छा बहुत बढ़िया लिखना, उसी में कलम का जादूगर कहते हैं। अब अगला लेसन में चलते हैं।
इसका ऑब्जेक्टिव कुछ बच गया है। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा, बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। राम बाल गोविंद भगत के रचनाकार मतलब कौन लिखा इस कहानी को, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसे दिलाई, पुतोह से। जो बाल गोविंद भगत है वो किसे मुखाग्नि दिलाया मतलब आग दिलवाया, तो वो उनकी पुतोह ने दिया था। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चल के कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे, तो गंगा स्नान करने के लिए, ठीक है। हर एक वर्ष 30 कोस पैदल चल के गंगा नहाने जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते हैं कि खंजरी बजाते बजाते वो नाच उठते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, नाच उठते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इसमें 1 से 5 लेसन तक हो गया है, 3 से 4 को वीडियो और बनेंगे, उसके बाद हम डाल देते हैं। अब तू लोग सिस्टम वाइज मेहनत करो, एकदम सिस्टम वाइज, ये नहीं कि भर दिन ऐसे ऐसे टाइम पास करेगा, सोता है तो सुतले रह गए हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एकदम सिस्टम वाइज पढ़ते रहो, और जब भी पढ़ो तो उसका दिमाग में इमेज आना चाहिए। और कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम जानते ही नहीं, तो चीज़ समझ में कहाँ आएगा, ठीक है। तो मैं ना पहले इमेज लाओ कि क्या हम पढ़ रहे हैं, वो चीज़ है क्या, ठीक है। तो उसके बारे में जब दिमाग में आ जाएगा एक चित्र, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला लेसन में हम देखते हैं, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है।